Hello everyone, I hope you all are doing well. Let's start this lecture. लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देख लिया एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स देख ली और हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कुछ देखी। उसमें तो जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई हमारी प्रॉब्लम को आप दो तरीके से देखो। कहो कि हम सबसे पहले सी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वाया वैल्यूज लेस देन सी और सी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वाया वैल्यूज ग्रेटर देन सी। ये दो तरीके, इसी को कहते हैं राइट हैंड लिमिट व्हेन वी आर अप्रोचिंग टू सी वाया वैल्यूज ग्रेटर देन सी, और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम सी को उसकी छोटी वैल्यू से अप्रोच करें, है ना। और इसी को सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने कॉपी में लिख लिए अपने, तो इसी को मैं डिफाइन कर देता हूं, है ना। वन साइडेड लिमिट, सबसे पहले वन साइडेड लिमिट में राइट हैंड लिमिट, एंड दैट राइट हैंड लिमिट में बात करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते थे, ओरिजिनल लिमिट की डेफिनेशन में हम लोग क्या करते थे, क्योंकि बार बार बोलने से चीजें रट जाती हैं, तो इस डेफिनेशन को रटने के लिए बार बार इसको बोलते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट अगर एफ ऑफ एक्स और एल का डिफरेंस मुझे एप्सिलॉन से कम चाहिए तो मुझे एक्स और सी का डिफरेंस मुझे डेल्टा से कम करना होगा, तो मुझे एफ ऑफ एक्स और एल का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम मिल जाएगा। इसी को अपन ऐसे बोलते थे कि भाई इफ एक्स और सी का डिफरेंस, एफ एक्स और सी का डिफरेंस डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन है उससे कम है, तो एफ ऑफ एक्स और एल का डिफरेंस एनी गिवन एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, है ना। तो उन सब ऐसे एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करता था, ये हमने डेफिनेशन में बात कही थी और बार बार इसलिए बोली थी जिससे रट जाए। फिर से एक बार रिपीट कर दी। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द राइट हैंड लिमिट। इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप कुछ नहीं करो, यू हैव टू जस्ट रिमूव द मॉड दैट वाज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल डेफिनेशन। कि क्या मतलब है कि हमने जो ओरिजिनल डेफिनेशन में ऐसा लिया था ना कि x माइनस सी लेस देन डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। इसमें से केवल मॉड्यूलस हटा दो, क्योंकि हमको मॉड्यूलस और ये क्या देता था, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा वाला इंटरवल, ठीक है। हमको c से c प्लस डेल्टा वाला इंटरवल चाहिए, तो मैं क्या करूं, यहां से मॉड्यूलस हटा दूं। देखो ये जो मैंने इंटरवल है, इनपुट को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आई वॉन्ट टू मेक द डिफरेंस एफ ऑफ एक्स एंड एल एज स्मॉल एज वी प्लीज, है ना। उसके लिए हमने क्या किया, इनपुट और सी का डिफरेंस डेल्टा से कम कर दिया। और यहां देखो सारी की सारी वैल्यूज अपनी सी से बड़ी हैं, और इसी में राइट हैंड लिमिट हो गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो हमारा इनपुट है, इनपुट इंटरवल वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इनपुट जो आएंगे इसमें सारे के सारे हमें सी से छोटे होने होंगे। तो ऐसे में क्या करूंगा मैं, सी माइनस एक्स लेस देन डेल्टा, इसी चीज को आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। सिंपल सा डिवीजन है कि जब मैं वैल्यूज ग्रेटर देन सी से मैं सी की ओर जाऊं तो राइट हैंड लिमिट, उसको करने के लिए डेफिनेशन में बताने के लिए यहां से कुछ नहीं, ओरिजिनल डेफिनेशन का मॉड हटा लिया, तो एक साइड का केवल इंटरवल हमारा रह गया, राइट हैंड इंटरवल हमारा केवल रह गया, और यहाँ पे केवल लेफ्ट हैंड इंटरवल रह गया। तो आइए अब जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने अलजेब्रा की बात करी थी, तो अलजेब्रा में कुछ चीजें हैं जो कन्वर्स की जब हम लोग बात करते हैं, कन्वर्स ऑफ सम अलजेब्रिक थ्योरम, ये अब हम आगे देखने वाले हैं। इसको करने से पहले आप इन महाशय को, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, मॉड एक्स बाई एक्स, ये बड़े अच्छे भाई साहब हैं, ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आगे, है ना। इनको सबसे पहले आप नमस्कार कर लो, भाई साहब नमस्कार। अच्छा, अब इनकी महत्ता आपको समझ में आएगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करो कि क्या सपोज दैट कोई दो फंक्शन है एफ और जी, उनके सम की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब देखो लिमिट बोलते वक्त अपन लोग दो बातें करते हैं। सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करती भी है क्या, एग्जिस्ट करती है तो वो किसके इक्वल है ना, किसके इक्वल है, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये निर्धारित करो, ये सुनिश्चित करो कि लिमिट एग्जिस्ट भी करती है क्या, है ना। तो हमने कह दिया कि हाँ भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है, एफ प्लस जी की लिमिट हमने ले ली एल एस, बोले तो एफ और जी का सम एल एस, उनकी लिमिट एल एस, और किसी भी एक फंक्शन की एफ और जी में से कोई एक फंक्शन सपोज दैट एफ, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है एल एफ। तो आपको प्रूव करना है कि भाई जी की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। सीधा सा लॉजिकल तो समझ में आ रहा है कि हाँ साहब ऐसा होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, इसको इनइक्वालिटीज में, इसको लिमिट की डेफिनेशंस के थ्रू प्रूव करते हैं, है ना। तो चलो
क्योंकि अपने को डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझनी भी है, फैमिलियर भी होना है, तो इसको प्रूव करते हैं, है ना। और प्रोडक्ट का फिर आगे देखेंगे और चीजें देखेंगे कुछ, है ना। तो प्रूव करते वक्त सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट दिया है कि f प्लस जी की लिमिट एग्जिस्ट करती है। कोई एक फंक्शन है f प्लस जी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज इक्वल टू ls। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि भाई इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस में मन मुताबिक कोई भी मुंह उठा के मैं एप्सिलन एक चुनूंगा, बस एप्सिलन ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा डिफरेंस उससे कम किया जा सकता है रैंडमली चूजन एप्सिलन से, ठीक है। और यही चीज मैं यहां पे ऐसे यूज करना चाहता हूं, एप्सिलन बाई 2। क्यों? आगे की एक कैलकुलेशन एक फंस रही है ना। आगे मेरे दिमाग में कुछ एक भविष्य की कैलकुलेशन है दिमाग में, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। फाइनल एक रिजल्ट मुझे सुंदर सा चाहिए, इसलिए मैं ऐसा एप्सिलन बाई 2। देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको, इस डिफरेंस को हम कितना भी कम कर सकते हैं। डिफरेंस को कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कितना भी कम करो, लेकिन आप मेरा डेल्टा चुन के बता दो, मेरे शर्त वाला मेरा डेल्टा मुझे दे दो, ठीक है भाई। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सम डेल्टा 1 नेबरहुड ऑफ C, ठीक है। और ये पंचर्ड नेबरहुड की हम बात करते हैं, पंचर्ड या डिलीटेड नेबरहुड, हमेशा डोमेन में वही बात करते हैं, पंचर्ड या डिलीटेड नेबरहुड अराउंड C। अच्छा, अब ये एक डेल्टा 1 हमको यहां से ज्ञात हुआ कि उसके लिए ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होता ही ऐसा है कि लिमिट की परिभाषा कहती है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका डिफरेंस कितना भी कम किया जा सकता है, बस शर्त है x को कि कुछ डेल्टा नेबरहुड ऑफ C में होना पड़ेगा, और डेल्टा ये भैया एप्सिलन का ही फंक्शन होगा, भाई सीधी बात। चलो डेफिनेशन फिर से रिपीट कर डाली, अब इसको इसमें भी लगा दो, f में f माइनस LF, इसको भी मैं रेंडमली चूजन एप्सिलन से कम कर सकता हूं। भाई मैं एप्सिलन बाई 2 से भी कम कर सकता हूं, एप्सिलन से कम कर सकता हूं, एप्सिलन बाई 2 से भी कम कर सकता हूं, एप्सिलन बाई 4 से भी कम कर सकता हूं, किसी से भी कम कर सकता हूं, ठीक है। बस मेरा f कहेगा, बस मेरा ये जो किया है आपने उसका डेल्टा बता दो कि मेरी डोमेन इस इंटरवल में लाई कर जाए, NBD और C, है ना। अब ये जो बातें करी मैंने, इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूं कि क्या, जैसे ही मुझे ये स्टेटमेंट दे दिया कि ये एग्जिस्ट करती है, अभी थोड़ी देर के लिए बाद में करते हैं कि एग्जिस्ट करती है तो है क्या। सपोज दैट अगर एग्जिस्ट करती है तो एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता होगा सच दैट इसका इससे डिफरेंस कम किया जा सके। अब देखो, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमारे हाथ में एक पावर है। व्हाट इज दैट पावर? दैट पावर इज कि हम इस फंक्शन का जो f प्लस जी है और ls का डिफरेंस और किसी भी रेंडमली चूजन नंबर एप्सिलन से कम कर सकते हैं, और f का और lf का डिफरेंस, ये हमारे हाथ में पावर है कि हम इसका डिफरेंस किसी भी रेंडमली चूजन नंबर एप्सिलन से, इन दिस केस एप्सिलन बाई 2, उससे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर हमें कौन देता है? ये पावर हमें डेल्टा 1 नेबरहुड ऑफ C, देखो डेल्टा 2 नेबरहुड ऑफ C देता है। ये पावर हमें हमारा एक्चुअली इनपुट ही देता है कि भाई इनपुट को तुम एक सर्टेन इंटरवल में C के अराउंड, है ना, डिलीटेड नेबरहुड, है ना, सो दैट आई एम प्रिसाइज, डिलीटेड नेबरहुड में C के आप उसमें लाई करा दो। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ऐसा एक नेबरहुड होगा, पक्की बात है होगा। तो जब होगा तो ये जो पावर हमारे हाथ में दी हुई है ये अब हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे कि लिख दो उसी को जो होगा डेल्टा 1 नेबरहुड, और ये जो पावर हमारे हाथ में इसको यूज करो। और ये पावर किसने दी हमको? x ने। कैसे दी? डेल्टा 1 नेबरहुड ऑफ C में लाई करके, यहां डेल्टा 2 नेबरहुड ऑफ C में लाई करके। अब देखो कुछ इनइक्वालिटीज आई हैं, इसी को मैं काट छाट के फट से जिससे कि मेरा समय बचे, ऐसे लिख देता हूं मैं, एप्सिलन बाई 2 मॉड। जब हमने खोला तो ऐसा लगा कि जैसे ऐसी इनइक्वालिटी हो। अच्छा, और बार बार जैसे ही मुझे कह दिया जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो मुझे जैसे ही लिमिट एग्जिस्ट करती है ये स्टेटमेंट देख के ऐसा ही लगेगा। इसको देखा तो ऐसा लगा कि ये इनइक्वालिटीज लगा दो। अच्छा, अब इनइक्वालिटीज लगाई हैं तो अब हमको प्रूफ क्या करना है? देखो हम क्या चाहते हैं? प्रूफ करना कि G
जी की लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज इक्वल टू एल एस माइनस एल एफ, सम की लिमिट माइनस फंक्शन एफ की लिमिट। ठीक है भाई, तो उसके लिए आप एक काम करो, उसके लिए देयर इट इज एल एफ, हियर इट इज एल एफ। उसके लिए आप एक काम करो, इसी इनइक्वालिटीज को आप ऐसे लिख दो, एफ प्लस जी एल एस प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और एल एस माइनस एप्सिलॉन बाई 2, है ना। अब एक लॉजिकल सी बात बताओ, एफ अगर, है ना, लिख देता हूं मैं एल एफ प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और एल एफ प्लस एप्सिलॉन सॉरी माइनस एप्सिलॉन बाई 2, अगर ऐसा है तो माइनस एफ कहां से कहां के बीच में होगा भाई, माइनस एल एफ माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और ये एल एफ प्लस एप्सिलॉन बाई 2, भाई सीधी सादी बात है। अच्छा, तो अब एफ प्लस जी, है ना, यूजिंग इनइक्वालिटी नंबर 1, this is my inequality number 1 which I require on the next page, is this inequality number 1 and inequality number 2। तो f प्लस जी माइनस एफ, कुछ नहीं कर दिया मैंने, 1 प्लस 2 कर दिया, इनइक्वालिटी नंबर 1 प्लस इनइक्वालिटी नंबर 2, हुर्रे हुर्रे, f प्लस जी माइनस एफ। तो देखो देखो भविष्य की बात कट जाएंगे। अच्छा, अब ये क्या क्या बचेगा भाई, एल एस माइनस एल एफ, है ना, प्लस एप्सिलॉन, चेक इट, एल एस माइनस एल एफ माइनस एप्सिलॉन, है ना। सो व्हाट वी एनकाउंटर्ड हियर इज दैट कि ये जो नंबर है ना जी, हाँ जी, आप एल एस माइनस एल एफ प्लस एप्सिलॉन एल एस माइनस एल एफ माइनस एप्सिलॉन, हुर्रे अगेन। क्यों भाई, देखो जी और इस समथिंग का, इसको कुछ एल जी कह दो, गंदा सा एल जी। तो जी माइनस एल जी का डिफरेंस क्या है, अगेन नेक्स्ट पेज, जी माइनस एल जी ऑफ एक्स, ऑब्वियसली जी ऑफ एक्स माइनस एल जी, इसका डिफरेंस क्या है, लेस देन एप्सिलॉन कर दिया ना हमने, दिखा दिया। इसका डिफरेंस कैन ऑल्सो बी मेड लेस देन, कैन ऑल्सो, देखो हमने दिखाया क्या है कि जी और एल जी क्या है, एल एस लिमिट ऑफ सम, लिमिट वैल्यू ऑफ सम माइनस लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एल एस माइनस एल एफ। तो भाई जी और एल जी का डिफरेंस आप मन मुताबिक कम कर सकते हो। वो एप्सिलॉन कौन था, वो हमारी फीलिंग कि आप इसको मन मुताबिक कम कर सकते हो, बस शर्त है भाई मेरा डेल्टा बता दो। अच्छा, अब हमने ये बात तो बहुत बार बोली है कि भाई इनमें से जो छोटा डेल्टा होगा वो दोनों के लिए मान्य होगा। जब वो दोनों के लिए मान्य होगा तो आप यहां कह दो डेल्टा मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, मिनिमम आउट ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो फॉर ऑल एक्स, अब ये क्या हमारी कंडीशन बन गई, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डेल्टा नेबरहुड वेयर डेल्टा इज डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, मिनिमम इन दोनों में से जो मिनिमम। तो x बिलोंगिंग टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ c, ऑब्वियसली पंचड या डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहा हूं मैं डोमेन में हमेशा। तो अगर x डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c में है डेल्टा नेबरहुड, तो डेल्टा मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, तो ये हमारी इनइक्वालिटी सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो छोटा डेल्टा चुनने से ये इनइक्वालिटी हमारी आ गई और हमको एक ऐसा नंबर मिल गया सच दैट g और l का डिफरेंस कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी डिजायर, तो भैया मिल गया हमें लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है साहब, ये हमारी बात यहां से प्रूव हो गई क्या, कि कोई भी दो फंक्शन है, अब उनका सम देख लिया हमने, ऐसे डिफरेंस के लिए होगा कि f माइनस जी की लिमिट एग्जिस्ट करती है, f की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो g की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब ये मैं बोल नहीं रहा हूं कि उसकी लिमिट क्या होगी, यू कैन प्रूव इट एंड फाइंड इट योरसेल्फ। ठीक है, देखो भाई मैंने एक अलजेब्रिक ऑपरेशन लिया, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, f प्लस जी की लिमिट की बात कर रहा हूं, f की लिमिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको फिर से दर्शन करो, इसके फिर से दर्शन करो। मैं ये बात क्योंकि प्रोडक्ट के लिए करने वाला हूं, ये बात अब मैं प्रोडक्ट के लिए करने वाला हूं। अब बात हो जाती है कुछ इंटरेस्टिंग, हो जाती है कि सपोज दैट f इंटू जी की लिमिट एग्जिस्ट करती है, दैट इज इक्वल टू एलपी।
है ना, एलपी माने लिमिट ऑफ प्रोडक्ट। एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है एल एफ, है ना। तो क्या जी की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए भाई, जैसे हमने सम के लिए और डिफरेंस के लिए, ऐसे ही हमने प्रोडक्ट के लिए करना चाहा। तो क्या हमारी चीज यहां से एक सर्टेन उत्तर दे पाती है, हाँ या ना? तो देखो भाई, देखो भाई, बात यहां इसका वैसे तो आंसर है नो। नो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? देखो भाई, आप थोड़ी देर के लिए आप f ऑफ x को आइडेंटिटिकली इक्वल टू 0 ले लो। आप f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो इसकी लिमिट क्या होगी जी? किसी भी पॉइंट c पे f ऑफ x की लिमिट क्या होगी? 0 हो जाएगी। इसकी तो लिमिट 0 हो जाएगी। अब सपोज दैट g को आप ले लो कोई सा भी फंक्शन, सपोज दैट मॉड x बाई एक्स ही ले लो, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती 0 पे। वी नो दिस, वी नो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g d एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन देखिए आप, लेकिन f इंटू जी क्या है? f इंटू जी क्या है? 0। f इंटू जी ऑफ एक्स क्या हो गया आपका? ये भी 0 आ गया। क्यों? कि f और g का प्रोडक्ट भी आइडेंटिकली इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट f इंटू जी क्या हो जाएगी हमारी? 0 हो जाएगी, एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। अगर f को मैं 0 फंक्शन आइडेंटिकली ले लेता हूं और g को कुछ भी लेते रहो। अच्छा, अब देखो यहाँ g की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, g की लिमिट एक्चुअली 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन f इंटू जी की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और f की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। तो हमारी बात यहां से प्रूव हो गई कि नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर जेईई, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जेईई। 4 ऑप्शन में आपसे ऐसे पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो और क्या क्या पूछ सकता है? देखो, और पूछे कंपोजिशन का पूछेगा। उससे पहले चलो मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं। सपोज दैट f, जो मैंने जिसके दर्शन आपसे करने को कहे थे, इसी को, है ना, इसी का नाम बदल के g भी कर दो आप, इसी का नाम बदल के g कर दो आप थोड़ी देर के लिए। इसी को f और g इसी को लिख दिया। अच्छा, अब f इंटू जी क्या है? f इंटू जी क्या है? मॉड एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0, जो कि इक्वल टू 1 है। सीधा सीधा दिख रहा है। तो f इंटू जी आइडेंटिकली इक्वल टू 1 है। तो लिमिट f इंटू जी क्या है? 1। लेकिन देखिए बोथ लिमिट f एंड लिमिट g डज नॉट एग्जिस्ट। भाई देखो, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। x टेंडिंग टू 0, इसलिए मैं x को भी लिख देता हूं कि कहां जाने की बात कर रहे हैं, x टेंडिंग टू 0। तो f इंटू जी की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और हो सकता है f और g दोनों की लिमिट एग्जिस्ट ना करे। प्रीवियस उसमें क्या देखा? f इंटू जी की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, हो सकता है f की भी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अभी भी क्या गारंटी है g की लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं, अभी भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहां से प्रूव होती है कि भाई कन्वर्स ऑफ अलजेब्रा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्ट में तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं हो पा रहा है। देखो, ऐसा हो क्यों रहा है? आपने ग्राफ बनाया, है ना। मैंने कुछ नहीं, इसी बात को मैं सिंपली ऐसे बोल दूं, जब मैंने ग्राफ बनाया इसका, और है ना, मॉड एक्स बाई एक्स। अब देखो, इसमें मैंने क्या किया? f इंटू जी के प्रीवियस केस में दिस f इंटू जी, इस वाले केस में मैंने इस वाले कहां लिखा है मैंने? यस, इस वाले केस में मैंने f इंटू आपका जो g लिया है, मैंने कुछ नहीं, नथिंग बट आई हैव रिटन एस f स्क्वायर
उस वाले केस में मैंने एफ स्क्वायर एक्स बोला था। एफ स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 1, इसका ग्राफ हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट है नीचे से उठ के ऊपर हो जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये जो हमारी वैल्यू है ना, इसको हमने ऊपर समहाउ शिफ्ट कर दिया, स्क्वायर करके फंक्शन की वैल्यूज को स्क्वायर करके हमने ऐसा कर लिया। देखो एक और तरीका हम ऐसा कर सकते थे, एक और तरीका, सपोज आप f को अगेन वही ले लो, f ऑफ x आप अगेन मॉड x बाई x ले लो, x नॉट इक्वल टू 0। g ऑफ x को लो आप, g ऑफ x को लो आप मॉड x, x नॉट इक्वल टू 0, है ना। अरे डोमेन में 0 से हमें वैसे भी मतलब नहीं है ना, लिमिट के केस में हमें एग्जैक्टली दैट पॉइंट से हमें तो मतलब है भी नहीं। हमने x नॉट इक्वल टू 0, g ऑफ x मॉड x ले लिया। देखो f ऑफ g ऑफ f क्या होगा, फॉग क्या होगा, मॉड इनपुट का मॉड्यूलीकरण कर दिया हमने, एक तरीके से कहो तो इनपुट का मॉड्यूलीकरण क्या कर दिया हमने। अब जो f के इनपुट हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, f के एक्चुअली इनपुट सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। तो अब f की वैल्यू क्या हो गई, मॉड ऑफ, देखो एक ही बार में लिख देता हूं, मॉड ऑफ x की जगह मॉड x लिख दो आप, दो ही रहेंगे ना, हाँ, ये और x बाई मॉड x, है ना। g ऑफ x को जब आप इसमें इनपुट कराओगे तो x की जगह मॉड x कर दोगे तो दो मॉड, ऊपर तो दो मॉड, नीचे एक मॉड, ये +1 आ गया, है ना। इसका ग्राफ कैसे बन गया, f ऑफ g ऑफ x का ग्राफ कैसे बन गया, प्रीवियस केस जैसा ही, जहां f स्क्वायर x की बात जो मैं कर रहा था, बिल्कुल f स्क्वायर x जैसा इसका ग्राफ बन गया, है ना। क्यों, क्योंकि हमने इनपुट का रिस्ट्रिक्शन कर दिया टू ओनली, किसके इनपुट का रिस्ट्रिक्शन किया, f के टू ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। तो g को हमने उसके लिए ले लिया मॉड x, g को हमने मॉड x लिया। देखो अब इस कॉम्पोजिशन में सिंपल सी बात दिख रही है, फॉग की लिमिट f ऑफ g ऑफ x की लिमिट क्या एग्जिस्ट करती है, जी हाँ। देखो इसी को मैं कंक्लूजन के तौर पे लिख दूं, लिमिट f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है भाई। लिमिट g ऑफ x, लिमिट g ऑफ x, g ऑफ x कौन था, मॉड x, है ना। क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 पे, जी हाँ, बिंदास एग्जिस्ट करती है। लेकिन तो भी गारंटी नहीं है, तो भी गारंटी नहीं है, डज नॉट इंप्लाई, ये दोनों स्टेटमेंट ये इंप्लाई नहीं करते, क्या इंप्लाई नहीं करते, कि लिमिट f ऑफ x एग्जिस्ट करती है ना। भाई f ऑफ x तो वही महाशय हमारे मॉड x बाई x, इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना। लेकिन g ऑफ x की लिमिट मॉड x की x टेंडिंग टू 0 पे एग्जिस्ट करती है, f ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन तो भी फॉग की लिमिट f ऑफ g ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, है ना। ये खूबसूरत बात। तो जब भी कन्वर्स वगैरह लगाओ, जब मन में ऐसे ख्याल आए कि क्या इनका कन्वर्स सही है, तो एक दो उदाहरण लेकर के मन में काउंटर एग्जाम्पल्स लेकर के आप कोशिश कर सकते हैं कि प्रूव करने की कि नहीं ऐसी कोई बात सत्य नहीं थी। दो चीजें हमने देखी। अब तीसरी चीज जेई में बहुत 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 फेमस, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, आई हैव टू प्रूव इट, है ना। और एक चीज देखो, एक यहां पे बहुत प्यारी सी चीज है, ये बहुत एनालिसिस लायक, बहुत 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 प्यारी सी चीज है ना, कि भाई साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, ये जो फंक्शन लिया है मैंने g ऑफ x, थोड़ी देर के लिए g ऑफ x मान लेता हूं, साइन थीटा बाई थीटा, है ना। ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो हम क्या करें। अच्छा देखो, आप जब लिमिट की बात करते हो, जब इसकी लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 हो रहा होगा भविष्य में, है ना, तो एक होगी भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होगी भैया राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी, देखो इसका जब आप नेबरहुड डिफाइन कर रहे होगे,
कौन सी केस में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के, ये जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में, जीरो के लेफ्ट से जीरो की ओर जाना तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, जीरो के लेफ्ट से जाओगे तो ये तो सारी नेगेटिव वैल्यूज, जीरो के राइट से सारी पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव का विभाजन करता है। और इवन फंक्शन हमारा क्या कहता है कि भाई मेरे अंदर तुम माइनस थीटा डाल दो, आई बिकम इक्वल टू थीटा। दैट इज, मैं जो नेगेटिव इनपुट पे वैल्यू देता हूं वही मैं पॉजिटिव इनपुट पे देता हूं। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, या हमने सपोज दैट राइट हैंड लिमिट थीटा ग्रेटर देन जीरो के लिए राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर ली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ गई फॉर द रीजन स्टेटेड ऑब्वियसली नाउ कि भाई g ऑफ x एक इवन फंक्शन है ना, और हमको फाइनली f ऑफ g ऑफ x और कोई एक इसकी लिमिट जो मैंने लिखी हुई है 1, इसका जब हम डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कर रहे होंगे तो g ऑफ माइनस एक्स, x ग्रेटर देन जीरो के लिए आप लिख लो, और x लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, आप माइनस एक्स कर दोगे, तो आपकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपकी एकदम बखूबी आ जाएंगी, फंक्शन इवन है ना। इस पे मैंने जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि मैं थीटा ग्रेटर देन जीरो के लिए सारी कैलकुलेशन करे लेता हूं। थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब है आई एम नाउ इवेल्युएटिंग फ्रॉम लिमिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से मैं लिमिट इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब देखो, इसको लिख दिया मैंने साइड में। ज्योमेट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में एकदम स्ट्रेट करी थी, वीडियो का नाम तो मुझे याद नहीं है किसमें मैंने एग्जैक्टली ये बोला था, इसमें एरिया का भी मैंने चीज बोली थी। तो इसको फिर से देखते हैं क्या किया है। एक ज्योमेट्री बना रखी है हमने, एक सर्कल लिया रेडियस 1 का, यूनिट सर्कल ले लिया, बिंदास ले लो कोई दिक्कत नहीं है। हमने टेंजेंट बनाई इसको P पे, ये टेंजेंट है एंड हेंस दिस इज 90 डिग्री, टेंजेंट है एंड हेंस इट इज 90 डिग्री। अच्छा, तीन ट्रायंगल दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे। एक ट्रायंगल का नाम है POA, एक ट्रायंगल का नाम है POB। इनमें से कौन सा बड़ा ट्रायंगल, भाई POB ट्रायंगल बड़ा। देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल POB, एक ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल POA, है ना। अब इनमें से किसका एरिया बड़ा, ऑब्वियसली POB का एरिया बड़ा, इट इज कवरिंग मोर एरिया। अच्छा, अब ये जो आर्क है, ये जो हमारा सेक्टर है जो इस आर्क से बन रहा है, इसका नाम है OP और ये A, है ना। इसका एरिया है जो सर्कुलर सेक्टर जो आया है, इसका एरिया ट्रायंगल के एरिया से, कौन सा, ये जो ट्रायंगल इसके अंदर है, क्योंकि ट्रायंगल इसके अंदर है ना, इसके अंदर है। इसको मैं जूम करके आपको अगर दिखाऊं, ये सीधा सीधा दिख रहा है ना, कि ट्रायंगल इसके अंदर है। तो ये भाई ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा एरिया है, इस वजह से ऐसी बात हम कह रहे हैं। बहरहाल आपको खुद ही समझ में आ गई होगी, फिर भी चलिए बोल दिया, कोई बात नहीं। तो हमारे सामने एक एरिया वाइज इनइक्वालिटी एकदम क्लियर है। देखो पछड़े की फंसने की ज्यादा जरूरत है नहीं, एकदम सीधा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लगा दो, एकदम सिंपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लगा दो। क्या कहता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ BC साइन A होता है, या हाफ AB साइन C, या फिर ऐसा कह दो PO, फॉर एग्जाम्पल POA में, है ना। इसका एक साइड है PO, एक साइड है इसकी ये PO, दूसरी साइड है AO, इनके बीच का एंगल थीटा, है ना। तो OP इंटू OA इंटू साइन थीटा हाफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल POA। सिंपल सा। अब भाई हाफ PO क्या है हमारा 1, रेडियस इज इक्वल टू 1, AO इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा, ठीक है। हाफ R स्क्वायर थीटा, सेक्टर POA सर्कुलर, उसका एरिया क्या होगा POA का, हाफ R स्क्वायर, R क्या है 1 स्क्वायर थीटा। अच्छा POB में देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो आप
राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पीओबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया क्या है भैया, सिंपल हाफ पीओ इंटू पीबी, हाफ पीओ इंटू पीबी, ये राइट एंगल ट्रायंगल पीओबी में बात करें, ठीक है। अब पीओ तो हमको मालूम है, इट इज इक्वल्स टू 1 हाफ इंटू 1। अच्छा पीबी, पीबी निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, पीबी निकालने के लिए आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। यहां पे क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाई आपने, टेन थीटा लगा दिया, क्योंकि सुंदर सा आ जाएगा, क्योंकि इसका बेस इज इक्वल्स टू 1 पीबी अपॉन उसका बेस 1, टेन थीटा लगाया मैंने इन ट्रायंगल पीओबी में हमने ऐसा किया, तो हमें टेन थीटा इज इक्वल्स टू पीबी मिला, यानी कि पीबी की लेंथ हमारी कितनी है, पीबी की लेंथ है हमारी टेन थीटा। इस इनइक्वालिटी को मैं सजा के लिख देता हूं अगले पेज पे। व्हाट आई गॉट इज हाफ साइन थीटा इज लेस देन हाफ थीटा। अच्छा ये वाला तो हम प्रीवियसली स्टेटेड वीडियो मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उसमें देख चुके हैं, हाफ टेन थीटा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। मेरी फील्डिंग सेट है, मेरी फील्डिंग किस चीज के लिए सेट है, सैंडविच वगैरह लगाने के लिए। देखो यहां से हमारे सामने सीधी बात है, साइन तीन चीजें दी हुई हैं हमको, एलिफेंट कैमल मंगूस। इसको पहले हाफ हाफ उड़ा दो आप, हाफ हाफ उड़ा के ये जो है ना, इसको कहो एलिफेंट क्योंकि सबसे बड़ा, इसको कहो कैमल, इसको कहो मंगूस, ठीक है साहब, एलिफेंट कैमल मंगूस। अब भैया मंगूस और कैमल को एक साथ ले लो आप, तो आपको समझ में आया साइन थीटा बाई थीटा इट इज लेस देन 1, ठीक है, साइन थीटा बाई थीटा इज लेस देन 1। अच्छा अब एक काम करो, साइन थीटा और टेन थीटा वाला मतलब मंगूस और एलिफेंट को कहो मंगूस इज लेस देन एलिफेंट, मंगूस इज लेस देन एलिफेंट, ठीक है। या फिर यहां से काम ना चले तो आपका सॉरी कैमल लेस देन एलिफेंट कहो आप, है ना। पहले हमने कैमल ग्रेटर देन मंगूस यानी मंगूस लेस देन कैमल कर लिया, अब आप अगला करो कैमल लेस देन एलिफेंट, कैमल लेस देन एलिफेंट करो आप। कैमल क्या है हमारा थीटा, इट इज लेस देन एलिफेंट टेन थीटा, तो थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई, तो साइन थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा आ गया। यहां से साइन थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, यानी कि अगले पेज पे, यानी कि आई हैव साइन थीटा बाई थीटा अंडर टू एस्टिमेशन, वन ग्रेटर वन लेस, एंड इट इज लेस देन कॉस थीटा, सॉरी इट इज ग्रेटर देन कॉस थीटा बट इट इज लेस देन 1, है ना। तो भाई जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखने के लिए दैट इट इज लेस देन 1, यानी कि देखिए आप वीडियो नंबर 1 है ना, इसको मैं बोलूंगा, उसको बोलने से पहले कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे प्रीवियस वीडियो की। वीडियो नंबर 1 में क्या था, आपने 10 टू द पावर -n लिया था, ये क्या कर रहा था, इट वॉज अप्रोचिंग टू 0, ये अपनी लिमिट 0 की ओर जा रहा था, बट सारी वैल्यूज 0 से बड़ी लेके, यानी कि 10 टू द पावर -n 0 से 0 प्लस एप्सिलन, है ना, 0 प्लस एप्सिलन, ऐसे कई इंटरवल में लाई कर रहा था, है ना, whenever n was very greater। तो भैया ये वैल्यूज वाया ग्रेटर देन 0 से उसकी ओर जा रहा था 0 में। अच्छा अगले वीडियोस में हमने बात करी थी, अगले वीडियोस में हमने कुछ इस प्रकार की चीजें देखी थी। इसमें ये 1 की ओर कैसे जा रहा है, डिक्रीज कर करके 1 की ओर जा रहा है ना, डिक्रीज कर करके 1 की ओर जा रहा है। अच्छा इसमें देखो इंक्रीज कर करके 1 की ओर जा रहा है, जैसे जैसे n बढ़ाते जाओगे ये वाली चीज x1n और x2n, है ना, एक सीक्वेंस ऐसी, यहां पे बस ये बताने के लिए देखो 2-3 प्रकार की चीजें होती हैं जब कोई अपनी लिमिट पे जा रहा होता है। मान लो सपोज दैट कोई एक एलिफेंट है, इट इज गोइंग टू इट्स लिमिट l, तो वो जो एलिफेंट है वो या तो ग्रेटर देन l वाली वैल्यूज लेकर के 1 पे जाए,
और इंक्रीज करके डिग्री, देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये डिक्रीज करके 1 की ओर जा रहा है। सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 ही तो है, यानी कि डिक्रीज होके 1 की ओर जा रहा है। यहां देखो ये इंक्रीज होके 1 की ओर जा रहा है। ऐसे में मेरा प्रश्न उठना वाजिब है। साइन थीटा बाई थीटा की जब आप लिमिट निकाल रहे हो, जो आपने सबसे पहले कहा कि आप इसकी लिमिट निकालोगे, उसको 1 कहोगे, तो क्या ये वैल्यूज छोटी देन 1 से 1 की ओर जाता है, या वैल्यूज बड़ी देन 1 से 1 की ओर जाता है, या फिर इसका कोई एक फिक्स पैटर्न है ही नहीं, इसमें क्या कर रहा होगा भाई, 1 के अराउंड ऑसिलेट कर रहा होगा, एक वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ऐसे दोनों ओर 1 के दोनों ओर एक्स एन की वैल्यूज होंगी इस वाले केस में, है ना। ये भाई ग्रेटर देन भी जा रहा होगा, और चाहे एन को कितना भी बड़ा आप ले लोगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये रैंडमनेस रहेगी। इसमें आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई ये इंक्रीज होके 1 की ओर जा रहा है कि डिक्रीज होके, भाई ये तो दोनों ही कर रहा है। लेकिन हमारे केस में और क्योंकि जेई में ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें ये ब्रैकेट वगैरह लगा लेते हैं वो लोग, फिर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें ये लोग लगाते हैं, तो ऐसे में हमको ये देखना जरूरी है कि ये साइन थीटा बाई थीटा 1 से बड़ी वैल्यूज को धारण करके 1 की ओर जा रहा है, या 1 से छोटी वैल्यूज को धारण करके 1 की ओर जा रहा है। अब इस इनइक्वालिटी ने सारे प्रश्नों पे भाई पूर्ण विराम लगा दिया। क्या पूर्ण विराम लगा दिया इसने ऐसा कह दिया कि ये सारी वैल्यूज इसकी जो भी होंगी, इट विल बी लेस देन 1। अच्छा, अब सैंडविच थ्योरम की पिच तैयार है, लगा दो छक्का। क्या लगा दो छक्का भाई? ये देखो आपको एक मंगूस है, ये देखो आपको एक एलिफेंट है, लिमिट इन दोनों की सेम है, लिमिट कॉस थीटा टेंडिंग टू 0 ऑब्वियसली। अच्छा, ये राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे थे अभी हम, है ना, थीटा ग्रेटर देन 0 की बात कर दो, एंड थीटा टेंडिंग टू 0। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मैं निकाल लूंगा, बिकॉज दिस कैमल इज इन इटसेल्फ इवन फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, इवन फंक्शन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1। ठीक है, हाँ भाई, इसकी 1 की लिमिट तो 1 ही है, इट इज आइडेंटिकली इक्वल टू 1 की लिमिट तो 1 ही है। तो साइन थीटा बाई थीटा की बाई सैंडविच थ्योरम साइन थीटा बाई थीटा की लिमिट भी हमारी 1 आ गई, और एक चीज सीधी सीधी समझ में आई, इट इज अप्रोचिंग टू 1। देखो इस लिमिट का क्या मतलब है कि साइन थीटा बाई थीटा इज अप्रोचिंग टू 1, बट वाया वैल्यूज लेस देन 1, यानी कि इसका ये साइन थीटा बाई थीटा है ना, ये आपका 0 होता है ना, फॉर थीटा ग्रेटर देन 0, है ना। कोई छोटा सा इंटरवल, छोटे से इंटरवल में, भाई मैं ये छोटे से इंटरवल में लिखा है ये स्टेटमेंट, है ना, ये जो स्टेटमेंट मैं अभी मिटा रहा हूं स्क्रीन से, ये छोटे से इंटरवल में मैंने लिखा था। इसमें अगर आप पॉजिटिव इंटरवल में, नेगेटिव इंटरवल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन फंक्शन है ना, कोई सी भी छोटे से इंटरवल में अगर आप इसका ब्रैकेट ले लेते तो ये 0 हो जाता। जेई में ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने अभी ये जो चीज देखी, इसी को आप ऐसे भी प्रूव कर सकते थे दूसरे तरीके से। देखो आपके सामने साइन थीटा क्या आया था हमारे, क्या इनइक्वालिटी आई थी भाई, हमारी इनइक्वालिटी आई थी साइन थीटा टेन थीटा। ओके, साइन थीटा आपका साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है, ये चीज आई थी। देखो ये यहां से भी एकदम सिंपल है, साइन थीटा आप थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो यहीं पे अगर आप थीटा बाई साइन थीटा निकाल डालते, थीटा बाई साइन थीटा निकाल डालते आप, लेस देन 1 बाई कॉस थीटा से लेस देन ग्रेटर देन 1 से, ये तो यहां पे भी सैंडविच थ्योरम भली भांति लग सकती थी, क्योंकि लिमिट हमारी 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 है ना, और ये तो लिमिट इसकी तो 1 है ही। भाई क्या यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता था कि साइन थीटा बाई थीटा की लिमिट 1 है? यहां से क्या मैं कंक्लूड कर सकता था
क्योंकि थीटा बाई साइन थीटा की तो लिमिट हमको मालूम पड़ गई अभी अभी, ये देखो ये, तो थीटा बाई साइन थीटा की लिमिट मालूम पड़ गई 1। क्या मुझे लिमिट इसकी मालूम लग गई यहीं से, साइन थीटा बाई थीटा, क्या ये मुझे मालूम लग गई? जी हाँ, जी हाँ, कि भाई देखो मान लो ये एफ है तो ये 1/f है ना। 1/f की लिमिट निकालते वक्त आप दो चीज पे ध्यान देते थे। सबसे पहले तो क्योंकि ये f डिनोमिनेटर में है और थीटा टेंडिंग टू 0, तो 0 के इर्द गिर्द ये f है ना, क्योंकि हमें तो नेबरहुड की वैल्यू से मतलब था, तो f 0 नहीं होना चाहिए, 0 के इर्द गिर्द छोटा सा इंटरवल, इसमें f 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये f जिस लिमिट की ओर जा रहा है 1/f की लिमिट डिफाइन करने के लिए, तो ये f जिस लिमिट की ओर जा रहा है वो नंबर स्वयं 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसकी लिमिट यहाँ 1 है, क्योंकि इस 1/f की लिमिट अब मैं 1/l कहूंगा तो l को भी नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा जब फाइनली इसकी लिमिट आप कहोगे 1/l को डिफाइन होने के लिए। तो दो चीजें डिफाइन होनी थी, रिपीट कर दिया, 1/f को इन द नेबरहुड ऑफ 0, इन द नेबरहुड ऑफ 0 क्या 1/f डिफाइन है? जी हाँ, f नॉट इक्वल टू 0 हो, बिल्कुल। कहां भाई थीटा बाई साइन थीटा, कहां थीटा नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं है। हाँ, दूसरी चीज ये जिस लिमिट को जा रहा है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तभी रेसिप्रोकल 1/l की बात आप करोगे, तो l 0 नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये 1 है, 0 नहीं होना चाहिए, तो एनहेंस हमारी यहां से एकदम बात क्लियर हो गई कि इसकी लिमिट 1 है यहां से भी। अब मुझे एक 2-4 मिनट का प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताना है, 2-4 मिनट का प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताना है। क्या मुझे कॉन्सेप्ट बताना है? इफ इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आर गिवन इन अ फाइनाइट, अब हम एक्यूमुलेशन पॉइंट पे दोबारा आएंगे। क्यों? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने अभी पेश कर ही दिया है। जब इसका एप्लीकेशन करूंगा ना, जब मैं ई को निकालूंगा, आई वॉन्ट टू एस्टिमेट ई, है ना, मैं अपना टारगेट बता देता हूं आपको, टारगेट मैं अपना बता देता हूं कि मुझे प्रूव करना है कि ई इज नथिंग बट दिस लिमिट, इसकी लिमिट। दूसरी चीज ई इज नथिंग बट इसकी लिमिट, है ना, मुझे ये प्रूव करना है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। और अगर कर पाया, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल रहा, क्योंकि अगर ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज नहीं करने पड़े, है ना, इसको मैं एकदम, तो ई को अपन इरेशनल भी प्रूव करेंगे, है ना, अगर कर पाया तो, क्योंकि बहुत हाई कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखो कि इफ इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आर गिवन इन अ फाइनाइट इंटरवल, दिस नंबर possesses at least one point of accumulation. These number possesses at least one point of accumulation. क्या मतलब है कि मान लो एक फाइनाइट इंटरवल है, कोई भी एक फाइनाइट लेंथ का एक इंटरवल है, इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स अगर आपने भर दिए, गिवन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स दिए एक फाइनाइट इंटरवल में, अगर आपने भर दिए, है ना, मान लो कोई सा भी ए से बी दो नंबर्स थे, उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली, एक फाइनाइट इंटरवल के बीच में आपने बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट भर दिए, तो इसमें ये जो सेट आया, सेट ऑफ वैल्यूज, ये जो पॉइंट्स की वजह से ये जो आई, इनमें कम से कम एक ऐसा होगा, एक कम से कम एक, है ना, एक ऐसा होगा जिसके अराउंड एक ऐसा, वो एक ऐसा, है ना, जिसके अराउंड आप कोई सा भी इंटरवल ले लो, नो मैटर हाउ स्मॉल, नो मैटर हाउ मच स्मॉल, अगर आप उसके अराउंड इंटरवल ले लोगे, इट विल कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, दैट इज व्हाट एक्यूमुलेशन पॉइंट इज, दैट इज व्हाट इट्स डेफिनेशन इज, है ना। एकदम कम समय देते हुए, उसको बार बार जोर ना देते हुए, एक ही चीज को रिपीट ना करते हुए अपन तो प्रूफ कर लेते हैं, है ना। सपोज दैट बहुत सारे पॉइंट्स, क्या होता है कि आप वीडियो नंबर 1 की सीख आप फिर से लो
कि 10 टू दी पावर -n, तो इसमें सारे के सारे ग्रेटर देन 0 है, सारे के सारे ग्रेटर देन 0 है, और 10 टू दी की पावर -n ये लेस देन 2 है सबके सब। ये कोई भी ये 1 बाई, हाँ ये सबके सब लेस देन 2 या लेस देन 1 ही है ये, तो है ना। तो 0 से 2, 0 से 2 के बीच में 10 टू दी पावर -n नाम की, अच्छा 0 से 2 क्या एक फाइनाइट इंटरवल है? जी हाँ है। इसमें ये इनफाइनाइटली मैनी ऑफ दीज वैल्यूज, कौन वैल्यूज? 10 टू दी पावर -n की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज लाई करती हैं। तो इसमें कम से कम एक एक्यूमुलेशन पॉइंट तो होना चाहिए, हमको ये प्रूफ करना है ना, हमको ये प्रूफ करना है कि इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आर प्रेजेंट इन अ फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल मतलब फाइनाइट इंटरवल मतलब कि बाउंडेड है ना, वो बाउंडेड इंटरवल में हो, अनबाउंडेड ना हो वो वैल्यूज, जैसे 10 टू दी पावर -n ये इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं और सबकी सब बाउंडेड हैं, इफ दे आर इन अ बाउंडेड इंटरवल। तो हमको ये प्रूव करना है। तो देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। सपोज दैट इस फाइनाइट लेंथ में, इस फाइनाइट लेंथ जो आपके सामने स्क्रीन पे है, इसमें मान लो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। अब ये कोई पॉइंट ये होगा, ये कोई बी होगा सपोज दैट, है ना। तो सारी की सारी वैल्यूज इसके बीच में जो भी होंगी दे आर ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, है ना। अब ये जो इंटरवल है इसका विभाजन कर दो, जैसा कि आप डेसिमल के टाइम पे करते थे। 10 पार्ट में बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 पार्ट में बट गया। 10 पार्ट में इंटरवल ये बट गया। अब इसमें से किसी एक पार्ट में एटलीस्ट कोई, या तो इस हिस्से में इनफाइनाइटली वैल्यू, देखो अब कर क्या रहे हैं, अब कर क्या रहे हैं, है ना। अब अपन ने इसको 10 हिस्से में बांट लिया, कट 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 10 हिस्से आ गए। अब इन 10 हिस्सों में से कोई एक इंटरवल तो होगा जिसमें इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हुई। मान लो सब में फाइनाइट वैल्यूज हैं, सपोज दैट इस इंटरवल में फाइनाइट वैल्यूज और ऐसे ऐसे सारे 10 इंटरवल में फाइनाइट वैल्यूज, तो इनका यूनियन जो इस पूरे उसको बना रहा है उसमें भी तो फाइनाइट वैल्यूज हो गई, एंड हेंस अ कॉन्ट्राडिक्शन मुझे मिल गया। खुद आप दिमाग लगाना, कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा अगर फाइनाइट होंगी तो किसी एक इनमें से ये जो आपने इंटरवल तोड़ा, जिसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। क्यों? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के वक्त मैं क्या कहूंगा? ए दशमलव। अब इसमें से जिस इंटरवल में, सपोज दैट मैं इस इंटरवल में रैंडमली चूजन, इस इंटरवल में जिसको मैं जूम कर देता हूं, है ना, ये जूम कर दिया मैंने। मान लो सपोज दैट 2 से 3 वाले इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो मेरा नंबर क्या जनरेट होगा? नंबर क्या जनरेट होगा मेरा? ए दशमलव क्या आएगा भाई? 2, ए दशमलव 2। ये जो इंटरवल को डेसिमल में यही करते थे, है ना, सबसे पहला आएगा दशमलव, ए दशमलव 2, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रखते थे। अब भाई इस इंटरवल का 2 से 3 के बीच में जिसमें इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज है, उसका फिर से विभाजन कर दो 10 हिस्सों में। आपने फिर से इसका विभाजन किया 10 हिस्सों में, ए दशमलव 2 है ना, इसका फिर से 10 हिस्सों में, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 10 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बंटवारा कर दिया। इसको कह दिया 1 2 3 4, अच्छा अलग अलग पेन से लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये इंटरवल में बांटा अपन ने। अब सपोज दैट इस वाले अच्छा कोई एक इंटरवल में तो इनफाइनाइट वैल्यूज तो होनी पड़ेंगी किसी ना किसी एक इंटरवल में। अगर फाइनाइटली मैनी वैल्यूज हुई तो सब में वही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। अच्छा अब किसी एक इंटरवल में, सपोज दैट 5 से 6 वाले इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं, तो भाई मेरा ये दशमलव क्या बन गया? अब ए दशमलव 25 बना। अब अगेन 5 से 6 वाले इंटरवल को, यानी कि ए दशमलव 25 है ना, इस वाले इंटरवल को फिर से 10 पार्ट में भाई बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, है ना। अगेन कोई भी एक रैंडमली चुन लो, इसमें इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होंगी, जैसे 2 से 3 के बीच में फिर सपोज दैट इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आ रही हैं। ऐसा ये प्रोसेस चलता रहेगा,
ऐसा 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 एक प्रोसेस ये चलता रहेगा और देखो हमें एक नंबर मिलता रहेगा जिसका नाम है a.25। अगेन मैंने सपोज दैट कोई 2 ले लिया था, जैसा मैंने बोला, फिर से 2, फिर से कोई 3 ले लिया, ऐसे 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 इंटरवल में बांटते चले जाओगे, बांटते चले जाओगे, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता। क्या ये कभी रुकने वाला है? नहीं, ये कभी रुकने वाला नहीं है ना। तो ये जो हमारा कभी ना रुकने वाले, ये जो डेसिमल अब हमें मिलेगा, ये जो नंबर मिलेगा। अच्छा देखो अब क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं लॉजिकली, ये जो लेंथ है इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस लेंथ को मैंने विभाजन कर दिया 10 इक्वल हिस्से में, 10 इक्वल हिस्से में, ठीक है। अब इसका फिर विभाजन किया, ठीक है, उसका फिर विभाजन किया, उसका फिर विभाजन किया, तो हमको क्या एक ऐसे इंटरवल कुछ मिलते जा रहे हैं, उससे फिर एक छोटा इंटरवल, फिर एक छोटा। अच्छा इन सारे इंटरवलों में एक पॉइंट ये जो ये जिसके अगल बगल ये सारे इंटरवल होंगे, है ना, वो ये होगा, ये हमारा भाई साहब, ये इसके अगल बगल ऐसे विभाजन करते हुए आप चले जा रहे हो, तो फाइनली आप किसकी तरफ पहुंचते हुए चले जा रहे हो? क्या ये दिखाए, क्या आपको क्लियर हुए? अगर नहीं हुए है ना, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्या किया, ये जो विभाजन करके आपने दिखाया ना, 10 हिस्सों में बांट दिया, 10 हिस्सों में बांट दिया, उसमें से एक पर्टिकुलर हिस्सा उठाया जिसमें इनफाइनाइटली वैल्यू, फिर उसको खींचा भाई, उसके 10 हिस्से बांट दिए, ठीक है। उसमें से फिर एक वो हिस्सा उठाया जिसमें फिर उसको 10, अच्छा टुकड़ा उठाते जा रहे हैं ना हिस्सों में विभाजन के, देखो ये काट दिया, फिर इसको काट दिया, फिर इसको छोटा कर दिया, छोटा छोटा स्लाइस करते जा रहा है ना, तो ये वो रिप्रेजेंटेशन है ना। और ये किस नंबर के अराउंड ऐसा हो रहा होगा, ये इंटरवल्स किस नंबर 1 के अराउंड, किस नंबर के अराउंड होंगे, इस नंबर के अराउंड, है ना। जो विभाजन काट के एक जो मेरी इमेजिनेशन में कि सपोज दैट दूसरे इंटरवल में, है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज थी, फिर सपोज दैट 5वें में थी, सपोज दैट ऐसे ऐसे, है ना, चलता चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। तो कुल मिला के ये बात समझ में आई, ये जो पॉइंट है इसके अराउंड आप कोई सा भी इंटरवल ले लो, नो मैटर हाउ स्मॉल, इट शुड कंटेन इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ द सेट, है ना, जो हमें दिया हुआ था, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होंगे इसके अराउंड। ये हमने प्रूफ कर लिया एक छोटे से टर्म्स में। तो क्या एक बात आपको यहां से समझ में आई, सपोज दैट f of x is equals to 10 to the power minus n, वीडियो नंबर 1 यहीं, बस इस उदाहरण के साथ मैं आई विल स्टॉप दिस लेक्चर। f of x is equals to 10 to the power minus n, देखो ये इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज लिखी हुई हैं और ये सारी की सारी इस इंटरवल में लाई करती हैं, ये सारी की सारी इस इंटरवल में लाई करती हैं। कौन? f of x की वैल्यूज। f of x क्या लिखूं मैं, n लिख देता हूं, f of n की वैल्यूज, है ना, सारी की सारी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में, और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, m डिक्रीजिंग, है ना। तो अच्छा इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज इन अ फाइनाइट सेट 0 से 1, इंटरवल की लेंथ 1 है, फाइनाइट है। अब infinitely many values of f of n and hence it must contain an accumulation point of what? f of n। obviously ये जो set of values आपने ली हैं, इसकी values, ये जो set of values आई, इसका accumulation point, है ना, इसका एक accumulation point exist करेगा इसका, और इनफैक्ट 0 है, only accumulation point हमने देख भी लिया था, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, है ना, बट बाउंडेड फ्रॉम लेफ्ट, है ना, फ्रॉम लेफ्ट, बट बाउंडेड फ्रॉम लेफ्ट, है ना, और फ्रॉम राइट भी बाउंडेड फ्रॉम लेफ्ट, क्या लिख दो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बट बाउंडेड, मस्ट हैव एन एक्यूमुलेशन पॉइंट, in fact must have a limit, स्ट्रॉन्ग भाषा है ये बहुत। एक्यूमुलेशन पॉइंट से एक कदम आगे बढ़ गए कि यस इनफैक्ट इस वाले केस में एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। एक्यूमुलेशन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा क्यों?
क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज इन अ फाइनाइट इंटरवल, बाउंडेड होने का यही मतलब है, फाइनाइट इंटरवल है ना, उसमें इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज, तो एक एक्यूमुलेशन पॉइंट तो है, एक ही है। जी हाँ, सपोज दैट कोई दूसरा होता इस वाले केस में, स्पेसिफिकली इस वाले केस में, सपोज दैट ये रहा 0, कोई और एक एक्यूमुलेशन पॉइंट होता, सपोज दैट यहां कोई एक होता है ना, तो उसके अगल बगल आपने इंटरवल लिया, क्या इसमें इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज होती? नहीं, क्योंकि भाई ये तो डिक्रीज कर करके सारी वैल्यूज को अल्टीमेटली एक इस इंटरवल से बाहर ढकेल देगा, क्योंकि ये तो डिक्रीज करती जा रही है, 0 की तरफ जाना इनका रुकेगा ही नहीं। यहाँ क्यों इकट्ठे हो जाएंगे, ये कहीं और क्यों इकट्ठे होंगे जब वो डिक्रीज कर रहे हैं? तो वो तो अपने एक विशेष कर पॉइंट पे ही एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं वो, है ना, डिक्रीज कर रहे हैं, तो सबसे न्यूनतम जहां उनका संभव हो पाया वहां वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे, है ना, तो उनके लिए ये है 0। तो मैंने एकदम इसलिए स्ट्रॉन्ग बात कही कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है बट बाउंडेड है, तो इसकी लिमिट होनी चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले इट मस्ट possess accumulation point, ठीक है, इट कंटेन ओनली वन एक्यूमुलेशन पॉइंट। अगर कोई और एक एक्यूमुलेशन पॉइंट हुआ, मान लो सपोज दैट एक कोई और इसमें एक्यूमुलेशन पॉइंट होता, जैसे कि ये रहा, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आता। क्यों? सपोज दैट इसके अराउंड वैल्यूज आपकी सारी एक्यूमुलेट कर गई, है ना, तो ये हम कहेंगे कि यहां कोई वैल्यूज नहीं है फिर, क्योंकि ये तो डिक्रीज करती जाएंगी। या तो इनको यहीं इसी इंटरवल में थाम दो, या तो आप सपोज दैट कोई और एक्यूमुलेशन पॉइंट है, तो सपोज दैट इसी इंटरवल में थाम दिया अगर आपने, तो यहां कोई भी वैल्यूज नहीं होंगी, है ना, डिक्रीज ही कर रहा था। क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा था इसलिए ये बात हमने बोल दी, है ना। इसी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और एक और चीज बोलते हुए जाता हूं लास्ट में, कहते कि भाई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बट बाउंडेड, इसकी भी लिमिट होनी चाहिए। सबसे पहले वही रट्टा वाली बात कि इट मस्ट हैव एन एक्यूमुलेशन पॉइंट। दूसरी चीज खुद भी आप लोग जोर लगाना कि एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है, 2 एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है। 2 एक्यूमुलेशन पॉइंट कैसे होंगे? या वो इंक्रीज कर रहा है, तो 2 एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं हो पाएंगे, एक ही होगा, क्योंकि उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैरेक्टर है ना। तो एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट है, उसी को लिमिट कहते हैं। यही तो शर्त थी हमारी कि एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट होना चाहिए। तो बस मैं यहीं पे रुकता हूं, ई की बात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, है ना। और जब तक के लिए आपने देखा ही, और जाते जाते एक क्वेश्चन दिए जाता हूं, फाइंड f of x such that limit x tending to 0 f of x into f of 2x exists, but limit x tending to 0 f of x does not exist, does not exist। ऐसा एक उदाहरण ढूंढ करके लाइए, अच्छा एग्जाम्पल है ना, जिससे कि आपको अलजेब्रा के कन्वर्ट्स ये सब करने में इस प्रकार का आपको मति भ्रम ना हो। तो इसलिए इस प्रकार के उदाहरण अपन लेकर के आपके सामने आए हैं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते रहेंगे कि f of x into f of 2x की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन f of x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। बड़ी अच्छी बात है ये, इसको देखना। और ई के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश होंगे। जब तक के लिए टाटा।